सत श्री अकाल जी, स्वागत सारा दा देश परदेस लाइव प्रोग्राम दे विच। मैं थोड़ा अपना दोस्त अमन हाजिर हाँ जी फिर प्रोग्राम लैके देश परदेस लाइव। हमेशा गल करते होंगे देश तो परदेस जाण दा जिहड़ा राह है, देश ते परदेस जिहड़ा पप्पा है विच वो बड़ा वड्डा एक रोल अदा करदा। पप्पे तो पर किवें देश तो परदेस जाना किवें, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹਰਡਲਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਇਲਟਸ ਸਕੋਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਮਾਂਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਡਸ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸਹੀ ਕਾਲਜ, ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ अपने हर इंस्टीट्यूट की, हर कंसलटेंट की अपने हर चोण करे ताकि सही मुकाम तक पहुँचा जा सके। अज इस कोशिश नूं लैके इस शो नूं लियाउण दी जिहड़ी कोशिश की गई है, खासकर सद्दा दिता गया जी वैसटर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप जी जो मेरे नाल मौजूद ने। सारे डिस्कशन दे विच अपने एक्सपीरियंस सदके तुहानूं जवाब देणगे। पहले स्वागत करदी उन्हां दा। प्रदीप जी बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया भी अज आपां हर कंट्री की गल करांगे, हर उस स्टूडेंट की, हर उस विद्यार्थी की गल करांगे ਜਿਹੜਾ देश तो परदेस जाके पढ़ना चाहता है। आईलैट्स सब तो पहले वो जरूरी हो जाता है जो बच्चा +2 करता, +2 वाले दी करिए, ग्रेजुएशन दी करिए, आईलैट्स एक मैंडेटरी जिहड़ा हो जाता है। बट वो इंस्टीट्यूट लभण वेले की कुछ सोच रखनी चाहिए बच्चे नूं। प्रदीप जी तक तो मेरा सवाल है क्योंकि वो आप खुद आइल्स कराउंदे ने, खुद उन्हां कोल जिहड़ी फैकल्टीज बहुत वधिया ने। सो की सोच लैके एक स्टूडेंट एक विजिट करे ताकि एक सही चोण की कुछ देखना चाहिए आइल्स इंस्टीट्यूट दे विच उस बच्चे नूं। एक मैं सवाल तो शुरुआत करना चाहना, की कहना प्रदीप जी? देखिए, जो भी मोस्टली स्टूडेंट्स होता है वो गांव से बिलोंग करता है, विलेज से बिलोंग करता है। और जो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो कल्चर है कि बच्चा पंजाबी बोलता है, हिंदी बोलता है, हरियाणवी बोलता है, बट इंग्लिश नहीं बोल पाता। नॉन इंग्लिश कंट्री से एक इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए आइल्स मैंडेटरी है। आइल्स जैसे कि सभी जानते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। 4 पार्ट होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो जब बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में आता है तो उसके लिए एक हवा हो जाता है कि मैं इसको क्रैक कैसे करूंगा। वास्तव में रीडिंग टफ होती है, स्पीकिंग टफ होती है, लिसनिंग फॉरनेस की सिर के ऊपर से जाती है। अगर बात करें वही आपका राइटिंग में वही प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले बच्चे प्रैक्टिकली वो चीज नहीं कर रहे होते, सिर्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। हाँ, पढ़ा है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है। अब बात आती है कि मार्केट में रूमर्स हैं, हम ये करा देंगे, आइल्स में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एश्योर्ड 7 बैंड इदां दी भी बहुत एड्स देखने को मिल रही है, 7 बैंड 8 बैंड एश्योर्ड, वो की मतलब है होता वो भी समझने की कोशिश। वही मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जिसके पास जैसा पैसा है वैसे वो ऐड कर लेता है। अब बात आती है बच्चे के लिए, बच्चा किन किन चीजों का ध्यान रखे। बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, पहली बात किसी को कोई काउंसलिंग लेके पैसे ना दे, लो जी पैसे लो मेरा एडमिशन करो। उससे पहले उसको चाहिए फैकल्टी से मिलना कि भाई मुझे डेमो चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ जिस इंस्टीट्यूट में अगले 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैं पढ़ूंगा वास्तव में वो जेन्युइन फैकल्टी है या नहीं है, वास्तव में वो अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते। प्रदीप जी इत्थे काफ़ी स्टूडेंट्स वालों ये भी फीडबैक मिलती है भी कई बार जो डेमो क्लासेस लईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ उदों बड़े वधिया तरह पढ़ाया जाता है, स्मार्ट क्लासेस दिखाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ भी आ स्मार्ट क्लासेस ने इदां पढ़ाया जाएगा, आ साडे कोल मटीरियल है। बट जो बच्चा एनरोल हो जाता उदों हौली हौली चीज़ां बदलनियां शुरू हो जाती हैं। सर हौले हौले जो आप कह रहे हो बदलनी शुरू हो जाती है, तो बच्चे के पास राइट से वो आवाज उठाए, वो आवाज उठाए कि मैंने पेमेंट दी है, भाई मुझे वो राइट्स मिलने चाहिए, जो वास्तव में दिखाया जो दिखाया था वही मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को पहले डेमो में उसको ये डिसाइड करना चाहिए वास्तव में फैकल्टी जेन्युइन है या नहीं, वास्तव में इनका टीचिंग पैटर्न अच्छा है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसकी जो वास्तव में जो एजुकेशन जिसकी अच्छी हो उसका डिलीवरिंग मेथड भी ऐसा हो। यहाँ चाहिए फैकल्टी हार्ड वर्कर, यहाँ चाहिए जिनका डिलीवरिंग मेथड बड़ा जबरदस्त हो कि दिल से निकले, बच्चे को समझ में आए। तो मैं बताना चाहूंगा वेस्टर्न ओवरसीज में मैं यहाँ कोई चीज बेचने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो हमारे पास जो फैकल्टीज है वो BC और IDP से सर्टिफाइड ट्रेनर है, ब्रिटिश काउंसिल और IDP से। हमारी फैकल्टीज वो रिसोर्सेज को यूज करती है, क्योंकि देखो कोई भी चीज है उसमें अपने आप को पहले अपडेट करना होता है। अगर फैकल्टीज अपडेट नहीं होंगी तो फायदा नहीं है। रीडिंग की बात करें, रीडिंग में वैसे देखा जाए तो पीछे सारे आंसर लिखे होते हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, रीडिंग पकड़ाई, लॉजिक कर लो, बाद में आंसर मैच, आंसर मतलब
लिखवा दी कि भाई इसका ये, इसका ये, इसका ये। बट जब बात आती है कि कोई स्टूडेंट से पूछता है कि जी इसका आंसर कैसे आया, वहां पे बत्ती गुल हो जाती है फैकल्टीज की। तो यहाँ पे सारी फैकल्टी जो भी हैं वो अगर रिसोर्सेज के साथ चल रही है, वो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल में अपने आप को वर्कशॉप अटेंड की है, उनके पास वो सारी स्ट्रेटजीज जो होनी चाहिए, रीडिंग में ये चीजें होनी चाहिए, स्कैनिंग, स्कैनिंग, स्कीमिंग, टिप्स एंड स्ट्रेटजी, जो कि जरूरी है, क्योंकि 60 मिनट्स 3 पैसेज और तकरीबन 40 क्वेश्चंस, इतने टफेस्ट पार्ट है कि बच्चे से हो नहीं पाता। ऐसे ही अगर बात करें राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, फर्स्ट टास्क में 20 मिनट में निपटाना होता है, सेकंड तकरीबन 40 मिनट्स में। तो बच्चे के पास शॉर्ट टाइम होता है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू एंड, कोहेजन, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें अगर मिक्सअप है तो ही स्टूडेंट्स का स्कोर आएगा। तो एक अच्छी फैकल्टीज जो वास्तव में डिलीवरिंग मेथड जिसका अच्छा हो, जो चीज दे पाए जो बच्चों को चाहिए, तभी स्कोर आएगा, अदरवाइज नहीं आता। बिल्कुल, बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਟਸ ਸਕੋਰ ਚੰਗੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੁਣ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 5.5 6.5 ਬੈਠਨੇ ਉਹ खुद भी टीचर बन के बच्चे पढ़ा रहे। बिल्कुल ये चीज़ां नहीं होनी चाहिए, बच्चा खुद अवेयर होना चाहिए। एक ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ 15-20 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂटेज है, ये जानने की कोशिश करते हैं। की कहना प्रदीप जी, एक्सपीरियंस होता? देखिए डेफिनेटली अगर 50-50 60-60 बच्चे एक फैकल्टी कैसे हैंडल करेंगे, वो तो इसका मतलब पहले 5 या 7 या आगे 10 बच्चे बैठे हैं, उसी को कंसंट्रेट कर पाएंगे, क्लासरूम वाली स्कूल वाली बात होगी। सेकेंडली यहाँ पे एक चीज और मैटर करती है कि बच्चों को ग्रामर डेली डिलीवर होनी चाहिए। बच्चों को डेली ग्रामर, अगर देखिए डिपेंड करता है, बेसिक वालों को बेसिक ग्रामर, एडवांस वालों को एडवांस ग्रामर। ग्रामर के बगैर ना तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो सकती, ना आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो सकती। इसके साथ साथ में डेली वोकैब, लाइक 10 से 20 वर्ड डेली स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए। अगर आप रीडिंग की बात करें, रीडिंग में तकरीबन जो पैसेज होते हैं उस पैसेज में 30 से 40 ऐसे टफेस्ट वर्ड होते हैं जो स्टूडेंट के सिर के ऊपर से जाते हैं। तो फैकल्टी को चाहिए कि व्हाइट बोर्ड पे लिखे और स्टूडेंट्स को उसके मीनिंग्स भी बताए। इस तरह से 25 से 30 वर्ड्स अगर डेली एक स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो 1 महीने के अंदर तकरीबन 1000 वर्ड उसके पास हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਸਮਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ 1000 ਵਰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ क्योंकि फीस आनी होती है। सो ये चीज़ां भी होंदियां ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ। देखिए अगर ऐसा कोई फैकल्टी करती है, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट करता है, तो मैं तो मानता हूँ कि इससे बेकार चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। वो तो इसका मतलब दुकान है, वो प्रोफेशनल नहीं है। अगर कोई ऐसे पैसे लेगा तो इट मीन स्टूडेंट्स को पता है ये चीजें कि उसका स्कोर आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये जानबूझ के हमें मुझे कम दे रही है, तो उस इंस्टीट्यूट की नेगेटिव पब्लिसिटी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं तो चाहूंगा कि ऐसा कभी ना हो। अरे वो निकलेंगे तभी तो 10 को बताएंगे। एक बच्चे का अच्छा स्कोर आएगा, अगर वही बैठा रहा तो और 2 बच्चे कैसे आएंगे? वो जाएगा, उसका अच्छा स्कोर आएगा, तभी तो 10 बच्चों को बताएगा। हर एक देश ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ USA ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.5 ਬੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਬੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਆਇਲਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਇਲਟਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਇਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ, ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੇਸ, ਇੱਕ ਨੀਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ। ਕਾਫੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫੀਸ। कोई मैं कहूँगा 400 रुपए महीने तो लेके 4000 महीना, 5000 महीने तक नहीं, 15,000 भी है, 14,000 भी है, 13,000 भी, डिपेंड करता है कि भाई आप किस लोकेशंस में बैठे हो, किस लोकेशंस में बैठे हो। लोकेशंस के हिसाब से इंस्टीट्यूट्स को अपने खर्चे भी मीट करने होते हैं। वैसे जितने बड़े लोकेशंस में जाओगे फैकल्टीज भी उतनी महंगी होंगी, तो ये भी चीजें मैटर करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब फैकल्टीज को 5,000 रुपये, 4,000 रुपये दे रहे हैं। तो वो मैं तो ये जानना चाहूंगा कि वो जो 4,000 की कोई फैकल्टी है वो क्या स्टूडेंट्स को देगी।
तो ये भी मैटर करता है। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5.5-6 ਬੈਂਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए 5, 5.5, 6 बैंड वाला अगर कोई फैकल्टी पढ़ा रही है तो वो कैपेबल नहीं है, वो कैपेबल नहीं है। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 6, 6.5, 7 ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੀਚਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, वो चीजें उन्होंने को नहीं ने, वो हले खुद पढ़े है। वो दुकान बनी है, दुकान खोल ली है और दुकान के सारे कोई ना कोई, क्योंकि ये तो ऐसा है ना कि जैसे बरसात में मेंढक बाहर आते हैं, ऐसे ही मतलब अब बाहर जब जाना है बच्चों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास तो इनरोल होंगे ही होंगे। बच्चे यहाँ ये नहीं देखते कि हाँ यार ये तो 2000 रुपये में पढ़ा रहा है, ये 3 में पढ़ा रहा है, ठीक है चलो जी इसके पास चल पढ़ो, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स की अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से स्कोर आ जाता है तो भी टीचर्स को क्रेडिट चला जाता है, फिर उस चीज को हाईलाइट करके वो फिर और बच्चों को। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 5.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ, ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5। ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਹਨਤ करना चाहिए बच्चे ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਆਉਣ। देखिए अगर वो सोच ये रखेगा कि मेरे 6 बैंड आने चाहिए तो उसके 5.5 और 5 ही रह जाएंगे। 6 वाले को कम से कम 7 और 7.5 बैंड की कम से कम हार्ड वर्क करना चाहिए, 7, 7.5, 8 के लिए। 7.5, 7 के लिए काम करेगा तब उसके 6 आएंगे, ठीक है। आधे से ज्यादा भी, लेकिन ज्यादा हार्ड वर्क करेगा तब जाके वो अपने उस लेवल को मीट कर सकता है। जी बिल्कुल। सो सोच ਵੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ USA। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ भेजने की कोशिश हो रही है, कितना कामयाब होएगा बच्चा उत्थे जाके जब वीजा लग जाता है? सर पहली बात तो जिसको इंग्लिश नहीं आती उसका वीजा नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। उस बच्चे का वीजा लग ही नहीं सकता। विदाउट आइल्स जा सकता है बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि यूएस एम्बेसी फिजिकली इंटरव्यू लेती है, मतलब बच्चे को अपनी फाइल लेके काउंटर पे जाना पड़ेगा, वीजा ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। वीजा ऑफिसर 2, 3, 4, 5, 10 मिनट तक का इंटरव्यू लेते हैं। वो उसमें यही जज करते हैं कि बच्चे के रिसर्च क्या है, बच्चा वास्तव में कैपेबल है या नहीं, क्या बच्चा इंग्लिश में बात कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो मैं यहाँ उन बच्चों को डिस्करेज करना चाहूंगा, डिमोरलाइज करना चाहूंगा जो विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं। हम भी यूएस से भेज रहे हैं, विदाउट आइल्स भी हमको भेजने की कोशिश करते हैं, बट सिर्फ उस स्टूडेंट्स को जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, जो वास्तव में डिजर्व करता है वो जा सकता है। अदरवाइज हम बच्चे को मना कर देते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आप आइल्स करो। आइल्स करके 2 महीने 3 महीने वो बच्चा आइल्स में लगाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी आइल्स भी इंप्रूव होगी और उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी। सो आइलेट्स संबंधी या किसी कंट्री जिधर तुसी जाना चाहते हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, USA है, कोई भी मन दे सवाल है, खासकर उपराला वैसटਰਨ ओवरसीਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਹੋਟਲ ਸਿਟੀ ਹਾਰਟ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਆਇਲਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੱਗ जाएगा? देखिए जितने भी हमने फेयर किए, हमने कोशिश की है कि उसमें ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी के सर्टिफाइड ट्रेनर्स वहाँ पे हों ताकि स्टूडेंट्स को वो सारी चीजें बता पाएं। तो इस फेयर में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA इन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव प्लस हमारी काउंसलर्स होंगी, प्लस में BC और आईडीपी के सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे। जो स्टूडेंट्स को आइल्स की इंक्वायरी लेनी है आइल्स के लिए होगा, वीजाज के लिए लेना है तो पर्टिकुलर कंट्रीज की काउंसलर से जाके मिल लेंगे। USA ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। USA ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ USA, ਬਾਹਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ USA ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। क्रेज है अमेरिका ਦਾ, पढ़न जाना चाहते हैं। सक्सेस रेट की देखते हो जिन्हें अप्लाई हो रहे हैं? मेरे ख्याल से स्टूडेंट इसका खुद आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि मुझे यूएस से जाना है, मुझे यूएस से जाना है, मैं यूएस से जाना चाहता हूँ। सेम ऐसा जिਵੇਂ कनाडा का क्रेज है उधर बहुत मेरे अमेरिका, लेकिन उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं है। तो मैं स्टूडेंट से ही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपके रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस में से कितने विदाउट आइल्स यूएस से गए हैं?
स्टूडेंट्स के पास ही इसका आंसर होगा। तो मैं सिंपल भाषा में यही बताना चाहूंगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इंटरव्यू बेस्ड है, तो आपका वीजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आज की डेट में मार्केट में पैसों के बल पे इस चीज को रूमर बड़ी एड दी जा रही है, विदाउट आइल्स, विदाउट आइल्स, विदाउट आइल्स। इसके पीछे एक छोटा सा, अमन जी, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जी। हर किसी को अपना बिजनेस चलाना है। होता क्या है, एक स्टूडेंट आता है तो तकरीबन 50,000, 70,000, लाख रुपए एक कंसल्टेंट को देके जाता है। तो कंसल्टेंट आज की डेट में ये भी सोच के बैठे हैं कि यार बच्चे का वीजा लगे ना लगे, हमारे खर्चे तो निकल और पहले बच्चे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਧੀਆ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ, प्रोसेसिंग फीस, फंडिंग, ये वो, मतलब काफी कुछ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏਜੰਟ, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट कह लिए, वो बहुत सोच समझ के करना। मैं अमन जी एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा, जब ये सच्चाई हम ऑफिस में बोलते हैं ना बच्चों को हम बुरे लगते हैं कि यार कोई और कंसल्टेंट तो बोल रहा था तेरा हो जाएगा, और जब हम जज करते हैं पूरी फाइल को देख के ये बोलते हैं नहीं बेटा तेरा नहीं होगा, तो बच्चा ना ऐसे देखता है टेढ़ा करके, मतलब इनको काम नहीं आता। लेकिन वो बाद में जब वो फंस जाता है, जब उसकी रिजेक्शन आ जाती है, 1-2 लाख रुपए की चपेट में आ जाता है, तो वो बोलता है उस भैया ने ठीक बताया था। प्रदीप जी एक गल हमेशा करते हो भी रूल एंड रेगुलेशन सब लीक नहीं, चाहे यूएसए दी है, कैनेडा दी है, ये नहीं किसी को कोई खास रियायत दी गई है। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਪਾਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੈਟ ਹੈ, ਜੀਆਰਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਪਿਊਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I-20 ਆਉਣਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I-20 ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ I-20 ਲੈ ਲੈਣੇ, कितना फर्क है दोनों के? देखिए वीजा ऑफिसर डेफिनेटली इस चीज पे ना मैटर, ये चीजें मैटर करती है। वीजा ऑफिसर देखता है कि बच्चा किस कॉलेज में जा रहा है, किस टाइप की उसकी रैंकिंग है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जाइए, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप, देखो इंस्टीट्यूट किस टाइप के हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट। ऐसे यूनिवर्सिटीज की बात करें, यूनिवर्सिटीज प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। पहली बात तो कोशिश करो कि भाई एक अगर कॉलेज ले रहे हो तो हाई रैंकिंग जो जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो पहली चॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, आप कम से कम एक साथ 3-4 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अप्लाई करो। जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अमन जी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है वीजा ऑफिसर का, जब इंटरव्यू में बच्चा यूएस एम्बेसी में जाता है, कि हाउ मेनी एडमिट्स यू हैव, कि मतलब आपने कितने कॉलेजों में अप्लाई किया, कितनी I-20 है, तो पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में क्यों जा रहे हो। एक बच्चा बोलता है जी मैंने एक में ही अप्लाई किया, उसी का मेरा है, तो कहीं ना कहीं चांस लेस हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि सर मैंने 4 यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलर इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, इनमें से 3 में से या 2 को मुझे I-20 आई, बट पर्टिकुलर मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, उसके रीजंस ये हैं। प्रॉपर्ली रिसर्च जो है, वीजा ऑफिसर बोलता है कि यस दिस इज द जेन्युइन स्टूडेंट्स, इसने रिसर्च किए हैं और वास्तव में ये जाने के लायक है, इसको वीजा देना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल मैटर करदियां ने। ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਦਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ USA ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ अदा करते हैं। देखिए कई बार 7 बैंड वाले का बच्चे का रिजेक्शन आ जाती है और 6 बैंड वाले का वीजा आ जाता है। वीजा ऑफिसर ओवरऑल देखता है, इसमें 4-5 चीजें हैं जो इंक्लूड हैं। बच्चे का आइल्स का स्कोर अच्छा होना चाहिए, लाइक जैसे 6, 6.5 और 7। साथ साथ में उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, उसकी परसेंटेज, लास्ट एजुकेशन में 50% प्लस, कुछ 50 है, 55 है, 60 है, 70 है, सब्जेक्ट वाइज भी मैटर करता है। सब्जेक्ट वाइज भी मैटर करता है। लाइक एक बच्चा सपोज करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनकी ओवरऑल परसेंटेज और इंडिविजुअल स्कोर क्या है, हाँ, ये 50, 55, 60 जिस कॉलेज का जो क्राइटेरिया वो मीट करना चाहिए। इसके अलावा एक होती है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस।
वीजा ऑफिसर ये देखता है कि बच्चे ने इसमें क्या लिखा है, कि भाई मेरे को इस कोर्स करने के बाद आउटकम क्या है, किस टाइप की जॉब्स मिलेगी और मैं क्या बनूंगा। ये सब चीजें देख के ही वीजा ऑफिसर अपना माइंड लगाता है कि इसको वीजा दिया जाए या नहीं दिया जाए। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਮੈਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਮਿਸਮੈਚ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੈ ਉਹਦੇ 60% ਅਬਵ, ਉਹਦੇ ਚ 80% ਨਹੀਂ। रेलेवेंसी ਹੁਣ ਉਹ मैथ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ती लेगा या साइंस ਨਾਲ जुड़ती लेनी चाहिए ਉਹਨੂੰ? देखो देखना ये होगा, जो मान लो एक बच्चा पीसीएम वाला, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये मिलराइट, ये कोर्सेज होंगे जो साइंस से रिलेटेड होंगे। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होने चाहिए। अगर मान लो किसी की, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में 80% है और मैथ में 60% है, तो उसका वीजा आएगा, नो प्रॉब्लम। मैथ में 50 से नीचे नहीं होने चाहिए। अगर 50 से नीचे है, मेरा एक बच्चे का वीजा, एक दो बच्चे के ऐसे वीजा है जिसके 50 से नीचे थे, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज देखी जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% प्लस होना चाहिए, 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। और ये तो नहीं है भी कि तो जिहदे कोल मैथ नहीं है उन्होंने कनाडा का वीजा ही नहीं मिलेगा। मैथ जिस कोर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए मैथ मैंडेटरी नहीं है, अगर उन कोर्सेज में बच्चा जाता है तो डेफिनेटली उसका वीजा आएगा। वो कोर्स ऑप्शन सारे ਲਈ ਨੇ, ऑप्शन सारे अवेलेबल है। सो ऑप्शंस संबंधी ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਯੂਐਸਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਫੇਅਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਟਲ ਸਿਟੀ ਹਾਰਟ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਾਣੀਪਤ, ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਈਡੀਪੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਖੁਦ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਜੂਨ ਚੜਿਆ, बहुत दूर लगता हाले है ना सितंबर देखने दे विच, पर एक्चुअल अप्लाई कदों के करना चाहिए बच्चों? देखिए दूर नहीं, हम लेट हो रहे हैं। 1 अगस्त लास्ट डेडलाइन है एम्बेसी में फाइल लगाने की। तो जैन के, जैसे जैन सेशन गया है ना, जैन के बाद हम सितंबर के लिए हमने वर्क स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सितंबर एक मेजर इनटेक होता है। अगर आपकी बात करें, अब जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ कॉलेजेस में तो अभी कुछ कोर्सेज ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। पर प्रदीप जी ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਆਇਲਟ ਦੀ ਡੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣ? डेफिनेटली पहली बात तो अपनी सीट बुक कराओ एज सुन एज पॉसिबल, अपना कंडीशनल ऑफर लेटर मंगाओ और जल्दी से जल्दी अपनी आइल्स क्लियर करके वो आइल्स अपने इंस्टीट्यूट्स को दो, ताकि वो आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर दें। जी, सो कोई भी मन ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਜਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ, सेम चल रहा है, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ सिनेरियो है, जानते हैं प्रदीप जी तो की कहना है? देखिए न्यूजीलैंड आज की डेट में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उसके पीछे रीजन से होना भी चाहिए। उसके पीछे रीजन से बहुत फेक फंड चले गए, फेक वर्क एक्सपीरियंस चले गए, फेक स्टूडेंट चले गए, सेम एज ऑस्ट्रेलिया अब्यूज होया या तो उन चीजों को दूर करने के लिए, जो कूड़ा करकट है ना, उसको दूर करने के लिए एम्बेसी स्ट्रिक्ट हुई है। जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए आज भी वीजा है, आगे भी रहेगा। आपने फेक फंड मत लगाओ, आप अपने फेक डॉक्यूमेंट मत लगाओ, इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन करो, तो डेफिनेटली आपके वीजा के चांसेस हाई रहेंगे। इंटरव्यूज आ सकता है, तो इंटरव्यू आपने अपने को प्रिपेयर करना है, हो सकता है। अब बात करते हैं चेंजिंग की। चेंजिंग की जो अभी आ रही है, पहली बात तो 2 तरह से प्रोफाइल है बच्चों की होती है, एक 6 मंथ ओल्ड जिसको बोलते हैं नॉन एफटीएस, एक है जिसके पास करंट पैसे हैं उसको बोलते हैं एफटीएस, फंड ट्रांसफर स्कीम। उसमें बच्चा करंट पैसे दिखा के जा सकता है। पहले क्या होता था कि फंड्स स्टूडेंट्स ने अकाउंट में डाले, उसके कोई सोर्स दिखाने नहीं होते थे। आज की डेट में जो
मेजर जो इश्यूज हुए हैं या जो मेजर rejections आई हैं। हाँ रिजेक्शन वो इसी कारण से आई हैं कि फेक फंड्स थे या फिर उनके सोर्स नहीं थे। तो एम्बेसी ने जो अभी स्टार्ट किया है कि अगर आप एफटीएस के अंदर भी जा रहे हो, अगर आप फंड्स दिखा रहे हो, करंट के फंड दिखा रहे हो, तो उसका सोर्स होना चाहिए। सोर्स का मतलब ये है पैसे आए कहाँ से? पैसे आए कहां से। लाइक अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई है तो उसकी सेल डीड चाहिए, प्लस में वो प्रॉपर्टी चाहिए जो बेची है। आपके पास कोई रिटायरमेंट, मान लो कोई रिटायरमेंट आया है, रिटायरमेंट के पैसे आए तो रिटायरमेंट के पेपर हो। आपने कोई शेयर्स, एलआईसीज या अपना डिबेंचर्स Properly source of income या source of money ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब उसका सोर्स चाहिए, पैसा आया कहां ਇਹ ਵੀ से। ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ एफटीएस शो ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ट्रांसफर करना है। वीजा ऑफिसर आज की डेट में ये चीज देख रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है कि पैसे एजेंट्स डाल देते थे और स्टूडेंट बाद में ट्रांसफर स्टूडेंट अपने अकाउंट से करते। तो आज की डेट में एम्बेसी ये देख रही है जो पैसे में, जिस अकाउंट में पैसा है वहीं से वही पैसा ट्रांसफर होना जी चाहिए। बिल्कुल। सो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂजेस ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਹੋਟਲ ਸਿਟੀ ਹਟ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सत श्री अकाल। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਨੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।